सो तिब्बत इज ऑल्सो प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया, क्योंकि तिब्बत तो खुद खुद को इंडिपेंडेंट बोलता है। तिब्बतियंस टेल दैट वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना। इट इज तिब्बत स्टेट, बुद्धिस्ट तिब्बत स्टेट दे कॉल इट, जहां से दलाई लामा इंडिया आए थे। So when Chinese forces went into Tibet, Dalai Lama along with his disciples came to India. India ने उनको यहाँ पे रखा and India is protecting Tibet from there on. So Tibet is also protectorate, but ये सारे states नहीं है इंडिया के, they have their own sovereignty. So इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इनके बारे में मेंशन नहीं है, राइट? कौन सा शेड्यूल देखोगे, सारे स्टेट्स देखने हैं तो शेड्यूल 1 देखोगे, सारे स्टेट अगर आपको कोई कंफर्म करना ये इंडिया का स्टेट है नहीं है, वेदर इट इज स्टेट, व्हाट इज कैपिटल, उसका टेरिटरी कितना है, वॉट एवर इट इज, तो व्हाट यू लुक एट, यू विल लुक एट शेड्यूल 1 इन दैट केस। अब शेड्यूल 1 में आप देखोगे भूटान का नाम नहीं है, तिब्बत का नाम नहीं है, तो फिर हम कैसे किस लीगल बैकिंग से सपोर्ट कर रहे हैं? व्हाट इज द लीगल बैकिंग? द MOU signed, the agreement signed with these countries, that is the legal backing. We have signed an agreement with Bhutan, we have signed an agreement with Dalai Lama of Tibet. उसके बेसिस पर we are ruling this, ठीक है? So now coming back, अब यहाँ पे आ जाओ। So now this is an associate state by the 35th amendment. So when we did this 35th amendment, what amendment we did? किस चीज में अमेंड किया, क्या अमेंड किया है 35th amendment से? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया है। एसोसिएट स्टेट जैसा कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग एज एसोसिएट स्टेट। तो ये प्रोविजन डालना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने तो लिखा कि कोई स्टेट या तो पूरा स्टेट होगा तो नहीं होगा, यही तो हो सकता है। ये बीच का मामला है, इसके लिए आर्टिकल 2A was inserted, आर्टिकल 2A was inserted, और इसी के लिए विद द 35th amendment only we had to also add the 10th schedule, 10th schedule डालना पड़ा था हमें, ठीक है? 10th schedule डालना पड़ा था हमें उस टाइम पर। 2A was inserted and 10th schedule was inserted with the 35th amendment। और इसमें क्या लिख दिया? इसमें हमने सिक्किम के बारे में लिख दिया, सिक्किम का एरिया, सिक्किम का टेरिटरी और सिक्किम का पॉपुलेशन, तीनों हमने उसमें मेंशन कर दिया अंडर दिस शेड्यूल, राइट? सो अब सिक्किम अभी भी पूरा स्टेट नहीं है, इट इज नॉट अ कंप्लीट स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज जस्ट एन एसोसिएट स्टेट। तो एसोसिएट स्टेट में इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएट स्टेट का मतलब यह हुआ इनका डिफेंस, वी विल लुक एट देयर डिफेंस, वी आर affairs and their external affairs। मतलब कौन सा MOU करना है, किस स्टेट के साथ इंटैक्ट करना है, कौन सी कंट्री का कौन सा प्रोग्राम सिक्किम में चलेगा, वो सब एक्सटर्नल अफेयर्स हम देखेंगे। बाकी इंटरनल अफेयर्स दे विल लुक एट देयर ओन इंटरनल अफेयर्स। इलेक्शंस अलग होंगे सिक्किम में, सब अलग होगा उनका इंटरनल जो भी होगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, दे विल लुक एट देयर ओन इंटरनल अफेयर्स। तो दिस सिस्टम वाज मेड इन 1975 और सिक्किम को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, राइट? देन आफ्टर दिस 75 के बाद another war broke out in Sikkim, again between two communities. Another war broke out in 1975. Internal problems persists even after this arrangement. उन्होंने कहा था इंटरनल हम खुद देख लेंगे, but then also internally they were having a lot of problems. So civil war was not even over in 1975. Then finally in 1976, we again made a amendment, that was the 36th amendment, and finally Sikkim was made a state of India, Sikkim was made a state of India। 36th amendment हुआ, and from this 36th amendment अब state बन गया, तो 2A का कोई काम नहीं है। So 2A was deleted,
and 10th schedule was also deleted. तो 35th अमेंडमेंट ऐड किया और 36th अमेंडमेंट से डिलीट कर दिया. सो नाउ सिक्किम इज अ स्टेट. तो जैसे ये सिक्किम की स्टोरी है, likewise every state has its own story. Most of the northeastern states have their own story. Like there is Mizoram. From where you are? Mizoram. So what is the story for Mizoram? It also, like this only, it also associated with India. How? Like Mizoram was a part of Assam in the starting. It was called the Mizo Hills of Assam. मिजोरम का जो एरिया है आज देखते हो आप, इट वॉज अ पार्ट ऑफ असम. असम सबसे बड़ा एम्पायर था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसके बाद सिक्किम था. असम वॉज द बिगेस्ट एम्पायर. तो मिजोरम और उसमें सम पार्ट्स ऑफ नागालैंड ऑल्सो केम इन असम. सो हाँ, ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स केम अंडर असम एट दैट टाइम. एंड हु वाज द रूलर ऑफ असम? असम का रूलर कौन था? विच डायनेस्टी? Which dynasty ruled Assam? And for a very long time, they fought with Britishers also. This maybe you are going to study in modern. I don't know in modern you'll study or not, but I think there's a good, very big history of northeastern states, and a lot of tribal movements happened from northeastern states. तो वो आज के यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द ट्राइबल मूवमेंट्स दैट हैपेंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यू मस्ट स्टडी दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ट्राइबल मूवमेंट्स एंड द डायनेस्टी विच फॉट विद द ब्रिटिशर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो बोल देना पढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं. खैर, तो कमिंग बैक, तो 36 अमेंडमेंट से रिलीज कर दिया. अब एक छोटा सा इधर लिख लो मिजोरम का भी. राइट, सो राइट डाउन मिजोरम वाज अ पार्ट ऑफ असम. was a part of Assam. It was known as Mizo Hills. It was known as the Mizo Hills district of Assam. Mizo Hills district of Assam. Right. Mizo Hills district of Assam. Then what happened? There was a very big famine that happened in Assam dynasty. Mautam famine कहते हैं उसको. Mautam famine. Mautam famine. Mautam famine happened in Assam dynasty. खास तौर से मिजोरम वाले पार्ट में. And Mautam famine happened in 1959 to 61. मतलब 59, 60, 61, 3 years it went on going, and lakhs of people died in this Mautam famine, and a civil war again broke out in Mizoram, which protested against the Assamese empire. Mautam famine broke out in 1959. Mautam famine broke out in 1959 and 61. Broke out in 1959 and 61. Lakhs of people died. Lakhs of people died. And after that, an armed rebellion broke out against the Assam. Armed rebellion broke out against the Assamese. Then finally, a Mizoram Accord was signed in 1986. Mizoram Accord was signed in 1986. And then at that time, to add Mizoram in Indian states, we did the 55th amendment. 55th amendment we made, and Mizoram was made an Indian, separate Indian state. Was made a separate Indian state. Indian state. ध्यान रखना, ये सब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है. ये सब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है. ये सब न्यू स्टेट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, एक्वायर कर रहे हैं अभी हम स्टेट्स को. ये सब डायनेस्टीज के अंदर में थे किसी, उसको धीरे धीरे एक्वायर कर रहे हैं. So the India which you see as of now,
वी हैव एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टेरिटरी एंड देन मेड इंडिया। तो ये एक भी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश वॉज अ स्टेट, सो दे ब्रोक उत्तर प्रदेश एंड मेड उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश को तोड़ा, मेड उत्तराखंड, दैट इज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। उत्तर प्रदेश वॉज एन इंडियन स्टेट सेल्फ, उसको तोड़ के उत्तराखंड बना दिया। लाइक देयर वॉज पंजाब, तो पंजाब हैड, आज का पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको ब्रेक किया, दो अलग अलग स्टेट बनाए, एक हरियाणा बनाया, फिर इधर हिमाचल प्रदेश बनाया। लाइक देयर वॉज महाराष्ट्र एंड गुजरात वन स्टेट, दोनों को अलग अलग किया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश वॉज मेड एन स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की तो स्टोरी ही डिफरेंट है, वो अलग स्टोरी ऑल टुगेदर है। ये सब कहाँ हो रहा है? आर्टिकल 2 के थ्रू हो रहा है। ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग थ्रू आर्टिकल 2। वी आर अक्वायरिंग न्यू स्टेट्स, देयर इट वॉज रिटन अक्वायर्ड स्टेट, so we are acquiring new states here, so don't confuse it with state reorganization, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, सो 55th अमेंडमेंट से हमने मिजोरम को ऐड कर लिया। ठीक हो गया, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देयर वर लॉट मेनी स्टेट्स मोर विच वी एक्वायर्ड, बट नो नीड। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 पे, सो व्हाट इज आर्टिकल 3? कैन यू रीड डाउन आर्टिकल 3 फॉर मी? हम्म 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 So Article 3 is talking about, majorly talking about what? Article 3 majorly talks about reorganization of states. Reorganization of states. Marginal heading क्या है? What the marginal heading reads? It is saying formation and alteration. So formation, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब आप बोलोगे ये तो सेम थिंग वी आर डूइंग इन आर्टिकल 2 ऑल्सो, तो ये क्यों बना दिया अलग से? तो आगे पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड, मार्जिनल हेडिंग रीड्स सेज एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज। मतलब समझा? ये दोनों जो टर्म्स है ना, बोथ दीज टर्म्स, ये ऊपर वाला फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ये नीचे वाला ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, both will go together, meaning what? They are forming new state, but by what? By altering the existing area of the state. मतलब अगर if they are forming उत्तराखंड, that is a new state, but from where they are forming? पाकिस्तान से जमीन लेके, from the land of or territory of उत्तर प्रदेश, they are breaking it and making a new state. So formation नया स्टेट का है यहाँ पे, but ऑल्टर करके बना रहे हैं न्यू स्टेट को। सो ऑल दी स्टेट्स विच यू सी, तेलंगाना, आंध्रा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब उसी के बाद हुए हैं। एंड दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम 1966। The state reorganization actually started from 1966। 1966 के बाद बाय एंड लार्ज ये लोग रीऑर्गेनाइज करना शुरू किए। You know, and why this is happening in after 1966? What the political part, political history में जाओ, look at the political history. लाल बहादुर शास्त्री just died, Congress became weak। समझ में आया? जैसे ही कांग्रेस वीक होगा, इसका मतलब क्या है? अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इज गेटिंग वीकर। उस टाइम पर क्या होगा? द डिमांड ऑफ द स्टेट्स, दैट मीन द फेडरल स्ट्रक्चर विल बिकम स्ट्रॉन्गर। जब सेंट्रल सिस्टम वीक होगा तो स्टेट विल बिकम स्ट्रॉन्गर, देन द डिमांड ऑफ स्टेट्स started to rise। और इसी के बाद if you see after this, most of the state based regional parties made after 1966, most of the parties, one period was this and other period was the period of मंडल कमीशन। जितनी भी स्टेट बेस्ड पार्टीज आपको दिखाई देगी योर इन योर स्टेट्स, जिस भी स्टेट के हो आप, वहां पर आप नॉर्मली देखना वो 66 के बाद ही फॉर्म हुई है।
या और लेट 80s के बाद फॉर्म हुई। वो इस वजह से, बिकॉज द सेंट्रल सिस्टम स्टार्टेड टू वीकेन और फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया। सो दिस रीऑर्गेनाइजेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिमांड शुरू हुई। मराठी बोलने वाले लोगों का एक प्रदेश, राइट, गुजराती बोलने वाले लोगों का एक प्रदेश, ऐसे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को डिवाइड करने का डिमांड हुआ। एक डिमांड ये भी था दैट स्टेट शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, दोनों के अमालगम से भी स्टेट को डिवाइड करना चाहिए। इट वॉज अ प्रपोजल, इट वॉज अ डिमांड, बट अगर ये हो जाता तो वुड हैव हैपेंड, तो एनिमिटी और ज्यादा बढ़ अभी भी है, बट एट दैट टाइम इफ सपोज वी हैड डिवाइडेड द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सपोज हरियाणा में सारे मुस्लिम्स और बगल का कोई स्टेट है, बाउंड्री लगती है राजस्थान से, उसमें सारे हिंदू हैं, क्या होता? वो तो इंडिया पाकिस्तान वाला सिचुएशन हो जाता फिर ऐसा। सो वी कैन नॉट डू दैट। अगर एक कास्ट का मान लो एक पूरा स्टेट है जो एक कास्ट का है और दूसरे कास्ट का एक स्टेट है, या दो तीन कास्ट का एक स्टेट है, अपर कास्ट का और लोअर कास्ट का, कितनी एनिमिटी होती। इस इस स्टेट का आदमी यहाँ जाके काम नहीं कर सकता, इस स्टेट का आदमी ही कैन नॉट गो देयर, एंड व्हाट वुड हैपेंड। तो इसीलिए लिंग्विस्टिक बेसिस को एक सबसे बेस्ट तरीका बनाया गया कि इसके तहत हम वी कैन डिवाइड द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? उन लोगों को क्यों लगा था ऐसा कि लैंग्वेज सही रहेगा? क्यों लगा था ऐसा? Why they thought that dividing on the basis of language is a good option? क्योंकि बहुत डाइवर्स लैंग्वेज है ना, वी हैड सच अ डाइवर्स लैंग्वेज, हर 100 किलोमीटर पे जाओगे आपको लैंग्वेज बदलती मिल जाएगी। एवरी 100 किलोमीटर लैंग्वेज विल चेंज, कल्चर विल चेंज, ट्रेडिशन विल चेंज, फूड हैबिट्स विल चेंज इन इंडिया। तो उनको लगा इतना डाइवर्स है कि इसमें घेटोइजेशन हो ही नहीं पाएगा। घेटोइजेशन समझते हो आप? सोचते हो कि ऐसे ऐसे टर्म्स बोल देता है ये आदमी। गेटवाइजेशन, देखो, फॉर दिस फॉर दिस टर्म्स लाइक दिस विच आई यूज, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। यू पीपल हैव टू स्टडी एनसीईआरटी अच्छे से, लाइन बाय लाइन। तो आप कंप्लीटिंग पॉलिटी, आप या कंप्लीटिंग क्या, अभी से आप शुरू कर सकते हो पढ़ना। दो ही बुक पढ़नी है एनसीईआरटी में पॉलिटी के लिए। एक आती है क्लास 9th की, क्लास 9th पॉलिटी की, और एक क्लास 11th की आती है, क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, विच इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन दो होती है बट आपको दूसरी वाली नहीं पढ़नी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो डेली अब क्या करोगे, अभी आपकी क्लास चलेगी अभी 30 35 40 क्लास जो भी बची है, उसमें आप डेली क्या करोगे, एक चैप्टर इसका और एक चैप्टर इसका रोज पढ़ के आओगे। रोज पढ़ के क्लास में आप एक क्लास 9 का चैप्टर पढ़ो और एक क्लास 11 का चैप्टर पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। लाइन बाय लाइन पढ़ना पता है कैसे होता है? कैसे लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ते हैं? हाँ, नॉट जस्ट रीडिंग, लाइन बाय लाइन मीन्स यू आर रीडिंग वंस, एक बार फटाक से स्किम कर लिया, रीड कर लिया, उसके बाद आप एक पेज निकालोगे और जो जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू विल नोट डाउन ऑन वन पेज। और एक बात ध्यान रखना, एक भी चैप्टर का जो नोट्स होगा वो एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पेज का नोट्स बनाओगे एक चैप्टर का, सिर्फ एक पेज का, ओनली वन पेज। उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डायग्राम्स जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है एक पेज पे बना के रख लो, दैट यू शुड कीप। तो क्लास 9th और क्लास 11 डेली वन चैप्टर यू रीड। बाहर जाओगे, एनी बुक स्टोर यू गो, एनसीईआरटी क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड क्लास 9th की आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, बाय इट। और ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, फ्री में ऑनलाइन पढ़ लो इफ यू कैन रीड ऑनलाइन। उसका एक पेज का नोट बनाओ, ठीक है? तो आपको ये सारे टर्म्स, ये सारे स्ट्रक्चर, ये सब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब पता होगा पहले से ही, राइट? सो गेटवाइजेशन बेसिकली क्या होता है, लाइक एक कम्युनिटी है दैट इज इन मेजोरिटी, एक कम्युनिटी दैट इज इन माइनॉरिटी। अब क्या होगा, व्हेन देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, सपोज you people are in minority and I am in majority, now I am dominating you, right? I am dominating you. So what you people will do, you will make a संगठन जैसा कुछ बनाओगे ना, you people will come together, ये
आदमी रोज परेशान करता है क्लास में आके, तो हमें टॉर्चर करता है। अब हम एक ग्रुप बनाएंगे, फिर ये हमें टॉर्चर नहीं कर पाएगा। तो आप व्हाट यू पीपल विल डू, कम टुगेदर, you will live at one place, you will work at one place, and you will do all your social activities at one place. इसको कहते हैं घेटो बन गया है, दैट इज घेटोइजेशन। ठीक है, तो अगर रिलीजन के बेस पे दे वुड हैव डिवाइडेड दी स्टेट्स, तो हार्ड कोर घेटोइजेशन होता। और आप देखिए, इट हैज हैपेंड आल्सो, एंड इट हैज हैपेंड बाय एंड लार्ज विद द मुस्लिम कम्युनिटी। बाय एंड लार्ज इट हैपेंड विद द मुस्लिम कम्युनिटी। आप यू सी इन दिल्ली, यू गो टू सम एरियाज, वो पूरे मुस्लिम एरियाज हैं। आप किसी शहर में जाओगे आपको वो मिलेंगे। क्यों हुआ ये? बिकॉज दिस गेटवाइजेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, और ना गवर्नमेंट ने उसको ठीक करने की कोशिश करी। तो वो होता चला गया एंड आज बहुत ज्यादा हो गया। इससे और प्रॉब्लम होगी अगर वो बाहर की सोसाइटी से इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे। if they will not interact with the outward society, then always there will be a problem, always there will be an enmity. They will never know what is going in their society, we will never know what is going in their society. ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो गेटवाइजेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो उसको ब्रेक करने के लिए these people, to break ghettoization, these people told that let's divide the state on the basis of language. So linguistic reorganization happened in India, that is why। अब सुन तो सारा लिया, लिखा तो कुछ नहीं है ना? तो कैसे चलेगा फिर? एक एक चीज ये आपके दिमाग में खुद काम करना चाहिए कि यार कुछ बता रहा है तो हो सकता है इंपॉर्टेंट है। अब सपोज यू गेट अ क्वेश्चन ऑन रीऑर्गेनाइजेशन, अगर आप वहां पे गेटवाइजेशन लिख देते हो अपने आंसर में उधर मेंस में, तो एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप मार्जिनलाइजेशन वहां पे एक्सप्लेन करते हो तो। चलो खैर, तो अब देखो क्या है, आप कैसे लिखो इसको, इसको लिखो मार्जिनलाइजेशन, ऐसे मार्जिनलाइजेशन। ये वर्ड तो पता है ना? ये वर्ड पता है मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? यस, यस। जिसको नहीं पता है वो नीचे लिख लो, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। जिसको नहीं पता वो लिख लो। उसके बाद फिर ये अगर मार्जिनलाइजेशन होगा बेस्ड ऑन व्हाट, तो ये हो सकता है बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट, बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट। अगर मार्जिनलाइजेशन होगा बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन? घेटो फॉर्म करेंगे वो, तो घेटोइजेशन होगा, घेटोइजेशन होगा। घेटोइजेशन होगा। और इसके बाद क्या होगा? सोशल एनिमिटी, के बाद होगी सोशल एनिमिटी। ठीक है, दैट इज वाई, अब इसको कनेक्ट करो, दैट इज वाई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स विल हैपन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस। नीचे ब्रैकेट में लिखो टू अवॉइड घेटोइजेशन, टू अवॉइड घेटोइजेशन, टू अवॉइड घेटोइजेशन। टू अवॉइड घेटोइजेशन। अवॉइड गेटोइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, डन, क्लियर है? राइट, नाउ लेट्स कम टू, शुड आई रब दिस? नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 3। अब आते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर। सो फ्रॉम टुमारो यू पीपल विल read one chapter from both the books, 9th और 11th।
and here I'll ask some of the points from there. उससे पता लग जाएगा कितने लोग रीड करके आए हैं और कितने लोग घेटवाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप घेटवाइजेशन करोगे तो फिर मैं मार्जिनलाइजेशन करूंगा आपका, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल 3। अब पढ़ो उसका बॉडी। सो देयर, look at the body of article 3, what it is saying. Parliament may by law Hmm. form a new state by separation of it from any state Hmm. or by defining one or more states or parts of states Hmm. or by Uniting uniting any territory to a part of any state. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। सो पार्लियामेंट बाय लॉ, पहले तो ये मेंशन कर लो। तो पार्लियामेंट बाय लॉ हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो एनीथिंग विच विल बी डन इन अंडर आर्टिकल 3 विल बी डन बाय अ लॉ, जो पार्लियामेंट पास करेगा, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक अ न्यू स्टेट थ्रू व्हाट? सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। तो सेपरेट कर देगा टेरिटरी, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, और यूनाइटिंग टू और मोर टेरिटरी, यूनाइटिंग टू और मोर टेरिटरी, यूनाइटिंग टू और मोर टेरिटरी, और uniting any territory to a part of state, uniting any territory to a part of state, uniting any territory to a part of state. यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लिख दिया है इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, दे आर सेइंग सिंपली दैट यू कैन बेसिकली इंक्रीज एन एरिया ऑफ स्टेट। आप जब यूनाइट करोगे एक स्टेट के एरिया में कुछ टेरिटरी, तो आप स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकते हो, और क्या कर सकते और क्या कर सकते हो? डिक्रीज एन एरिया ऑफ स्टेट, जिस स्टेट को तोड़ोगे उसका एरिया डिक्रीज भी कर रहे हो। डिक्रीज एन एरिया ऑफ स्टेट और डिमिनिश एन एरिया ऑफ स्टेट, राइट डाउन, डिमिनिश ज्यादा बढ़िया वर्ड है, डिमिनिश, डिमिनिश एन एरिया ऑफ स्टेट। उसके बाद ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो स्टेट की इससे, ऑल्टर बाउंड्रीज, alter boundaries of any state and alter the name of any state, ये भी कर सकते हो यहां से, alter the name of any state। तो अगर उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस नाम था ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, और जो नया फर्स्ट शेड्यूल जब डाला तो उसमें उत्तर प्रदेश नाम रख दिया। और किसका नाम चेंज किया था? और किसी का किया था क्या? हम बिल्कुल क्लूलेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यू कैन डू बाय आर्टिकल 3। डिक्रीज लिख लो, डिमिनिश को ब्रैकेट में लिख लो, डिक्रीज। व्हेन यू आर ब्रेकिंग अ टेरिटरी ऑफ अ स्टेट और गिविंग इट टू समवन एल्स, तो दूसरे का इंक्रीज कर रहे हो और इस एक का डिक्रीज भी तो कर रहे हो, डिमिनिशिंग एन एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है। तो दैट विल हैपन हियर। अब नाउ they have told you in article 2 also, in article 3 also, let's come back to this part. They have told that parliament by law, both the articles they have told कि पार्लियामेंट में एक लॉ, यू विल पास अ लॉ इन द पार्लियामेंट, यू विल पास एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, एंड यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स व्हिच दे हैव गिवन इन आर्टिकल 3 and article 2. In article 2 you can establish a new state by acquiring some state, acquiring some territory, and in article 3 you can make a new state by breaking of the territory, altering the boundaries whatsoever. But they have not told you anywhere in both of these articles that how this law will be passed, by what majority this law is going to be passed. Are we going to do it by special majority? Is this a constitutional amendment? Should it be a constitutional amendment or not? No process, nothing has been given in article 2, neither in article 3. So for this purpose they have added article 4 in the constitution.
where they are specifically specifying that by which majority this has to be done and how you will exactly do this amendment, how you will make new states. So look at Article 4 now. तो 2 and 3 में जो भी करना है प्रोसेस उसका कहां दिया हुआ, आर्टिकल 4 में। पहले आप लिख लो इसके बारे में। आर्टिकल 4 basically talks about, write down, Article 4 basically talks about Article 4 basically talks about the process the process by which the law has to be passed, the process by which the law has to be passed in parliament, the process by which the law has to be passed in parliament is specified under Article 2 and Article 3. Specified under Article 2 and Article 3. And whatever is given in Article 2 and 3, they are saying that Parliament may by law, Parliament may by law. But the process which Parliament has to follow is given in Article 4. The type of majority which Parliament has to follow is given in Article 4. ठीक है? अब now look at Article 4 once. क्या है इसका heading, क्या है पहले heading बताना. Article 2 and 3. Yes. Provide for the amendment of the third and the fourth schedule and supplemental, incidental, and consequential matters. Laws made under Article 2 and 3, as I told you. Whatever is given in Article 2 and Article 3, they are saying that you have to pass a law in the Parliament, and how that law has to be passed, the consequence is given, the process is given where? In Article 4. Ab Article 4 read karo. Read Article 4, what they are saying. Such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such mental, incidental, and consequential provisions. Yes. Now, Article 4, subclause 1. What they are saying? They are saying whenever you are making a change, whenever you are bringing a change through Article 2 and 3, वो कैसे लाओगे? You will bring it through a bill, but that bill should contain what? That bill should amend first schedule में. क्यों? अब मान लो तुमने कोई स्टेट बनाया, सपोज यू आर मेकिंग अ न्यू स्टेट, जैसे हिमाचल प्रदेश बना रहे हो, तो उसका नाम कहीं तो लिखोगे, you'll write the name somewhere. कहाँ लिखोगे? Where you will write the name? First schedule में. So you should make change in the first schedule first. And there are some states which were later acquired, बाद में जिनको acquire किया गया, they are added in fourth schedule. So first schedule and the fourth schedule. So you are going to make changes in both of them. Either this or either this, you are going to make a change. और उसके साथ साथ आप उसकी टेरिटरी स्पेसिफाई करोगे, कि पॉपुलेशन स्पेसिफाई करोगे, फिर उसकी बाउंड्री स्पेसिफाई करोगे, ये सब आप स्पेसिफाई करोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल. दैट इज व्हाई दे यूज 3 टर्म्स हियर. वो तीनों टर्म इफ यू वांट यू कैन राइट, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. क्या है तीनों टर्म? यस, सप्लीमेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल. तो सप्लीमेंटल, incidental, and consequential. समझ में आया? सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब कुछ. सप्लीमेंटल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? दैट सपोज as Himachal Pradesh was made a state, so there are some hilly areas of Himachal Pradesh which were not included in the territory. So there was a good amount of population living there. वो भी तो Indians हैं, कहाँ ऐड करोगे? So you have to supplement them. So you had to make a act and add them under the territory of Himachal Pradesh. Incidental मतलब like there was a civil war in
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो इंसिडेंटली आपको उनको ऐड करना पड़ेगा। और कॉन्सिक्वेंशियल मतलब थ्रू दैट एक्ट whatever is happening whatever is happening, you're making a change in first schedule and the fourth schedule, that is consequential. any of the कोई भी एक तरीके से आप कर सकते हो, एक रीजन से। these are the reasons basically, right? incidental is coming from the word incident. ठीक है, बट उतना डीप उतना डेप्थ में यू डोंट हैव टू गो, बिकॉज वो लॉ स्टूडेंट के लिए डेप्थ होता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल आपने चेंज कर दिया। देन रीड टू। or as that be of article यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे आर सेइंग इन क्लॉज 2, अब ये क्लॉज 2 में ये कह रहे हैं कि जो भी यू आर अमेंडिंग आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से, यू आर डूइंग एन अमेंडमेंट। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 यू आर डूइंग एन अमेंडमेंट। They are saying that under 4 subclause 2, this is not an amendment under Article 368. Not an amendment under Article 368. बात समझ में आई? It is not an amendment under Article 368. Why it is not an amendment? क्यों लिख दिया ऐसा? Why they have written like this? क्यों लिख दिया आर्टिकल 368? इसीलिए 368 पहले पढ़ा दिया आपको, ताकि ये समझ आए क्यों लिखा है ऐसा। Why they have written that it is not an amendment under Article 368? कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कैसा कॉन्फ्लिक्ट? आर्टिकल 368 में किस टाइप की मेजोरिटी दी है? एब्सोल्यूट और स्पेशल। ठीक है, एब्सोल्यूट और स्पेशल दिया है। अच्छा, अगर सपोज उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से और स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़े पार्लियामेंट में, तो डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा स्टेट बनाना? और अगर स्टेट बनाना डिफिकल्ट होगा तो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हैम्पर नहीं होगा वो? बात समझ में आई? So because so that they don't have to pass the law by a special majority, they added Article 4 subclause 2. And this itself says that you have to make that amendment through simple majority. जब स्पेशल्स नहीं करोगे तो सिंपल से करोगे। So not doing by special majority, you are doing by simple majority, right? What happened? Not understanding. So under Article 368, they had to लिख लो इसमें Article 4 subclause 2 को। Under Article 368, if they had to make a change, they will have to do that by special majority or absolute majority. To do away with this type of majority, Article 4 subclause 2 was added. To do away with this type of majority, Article 4 subclause 2 was added. लिखा? फेडरल है, yes, making a new state. कहाँ पे? प्रोवाइजो में, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से होगा ना, इट इज नॉट एडेड देयर, उससे कोई लेना ही देना नहीं है उसको, तो उसका प्रोटेक्शन क्यों देंगे? 36 यहाँ तो लिख दिया ना स्पेसिफिकली, दे आर राइटिंग स्पेसिफिकली दैट 368 इज नॉट गोइंग टू अप्लाई हियर, यू कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट अंडर 368। तो अब समझो, आर्टिकल 368 प्रोवाइजो इज अवेलेबल टू व्हाट? is available to those provisions where you can make a change through 368. Here under 1 to 4 you cannot make a change through 368. You have to make a separate law itself altogether. So the proviso will not apply here. Proviso will apply there only where 368 you are applying. समझ में आई? ठीक है, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डन। लिख लिया फोर्थ सब क्लॉज 2? Have you written fourth of clause 2? Fourth of clause 3? Yes, sir. Yes, right. Fourth of clause 3. तो उसमें नीचे फुटनोट में पढ़ो क्या दिया हुआ है। It is removed. It is removed.
या हुआ है, स्टार मार्क कुछ बना है, अपडेटेड है? ठीक है, सो यू डोंट नीड टू स्टडी फोर्स ऑफ क्लॉज 3, इट इज रिमूव्ड ना। ठीक, तो बेसिकली फोर्स ऑफ क्लॉज 2 में क्या है, यू हैव टू मेक अ चेंज इन फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, एंड this is not an amendment under article 368, meaning what? Meaning that the majority you have to follow is simple majority. बात समझ में आई? जब आप स्पेशल और एब्सोल्यूट नहीं फॉलो करोगे तो क्या फॉलो करोगे? व्हाट यू विल फॉलो? सिंपल मेजॉरिटी यू आर गोइंग टू फॉलो, राइट? इसमें लिख लो नीचे that any amendment made under article 4, any amendment made under article 4 will be made through simple majority, will be made through simple majority. Will be made through simple majority. Will be made through simple majority. So this is complete. अब इसमें the story will start from here, the story of state reorganization. ठीक है, वो it is a different topic altogether, right? तो अब एक चीज और रह रही है, one more thing you write down under article 3, under article 3, under article 3 you write down this, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो लिख लो, to make a to make a amendment through article 3, क्या कर रहे हो आप आर्टिकल 3 से? आप रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो ना, बेसिकली यू आर डूइंग रीऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप व्हेन यू आर रीऑर्गेनाइजिंग द स्टेट्स, व्हेन यू आर रीऑर्गेनाइजिंग द स्टेट्स, तो कहीं ना कहीं इट इज हैम्परिंग द फेडरल स्ट्रक्चर आल्सो, right? Suppose the parliament is making a decision that now will break Uttar Pradesh into Uttarakhand, 2 states. तो वो उत्तर प्रदेश की टेरिटरी डिमिनिश करेंगे, दे विल ऑल्सो डिमिनिश देयर पावर। उस टेरिटरी पे उत्तर प्रदेश का पावर था, अब ऑल टुगेदर डिफरेंट गवर्नमेंट आएगी, तो कहीं ना कहीं दैट इज हैम्परिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑल्सो। Whenever there is a question on federal structure, your president will come in power. So when you are making an amendment, right, if you are making an amendment through article 3, then prior recommendation of president is required. The president has to make a prior recommendation, और ब्रैकेट में you can write down because it is hampering the federal structure, फेडरल स्ट्रक्चर को ये हैम्पर कर रहा है, इसकी वजह से प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड प्रेसिडेंट आल्सो नॉट अलोन, बिकॉज प्रेसिडेंट तो ऑल टुगेदर इज अ पपेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट ही नहीं, जिस स्टेट में यू आर गोइंग टू मेक अ चेंज, in which state you are going to make a change, president will refer this bill, whatever this bill is, to that particular state also, to that particular state also, उनका रिकमेंडेशन भी लगेगा। बट रिमेंबर, दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट इज नॉट रैटिफिकेशन। Remember this, it is a recommendation, not a ratification. So even if the state, कौन सा स्टेट चाहेगा अपनी टेरिटरी देना, they will not let them diminish. Even if the state gives the recommendation to not diminish also, then also central, it is not binding on the government, neither it is binding on the president, and a proper time limit is given. If they do not respond, then also change can be made, then also amendment can be brought. But just to keep the federal structure intact, they are referring or they are giving it to the state for recommendation. So president also is a body, president also is the office
which strengthens strengthens the federal structure. The federal structure. क्यों? Why we call president an office that strengthens the federal structure? क्यों कहते हैं ऐसा? Because of the election of president. You see the election of the president, how it is happening. In the election of the president, MPs are voting, but along with MPs, also MLAs are voting. So because MLAs are voting, and MLAs are what? Representatives of state. So because MLAs also vote in the election of the president, that is why president is that office which keeps the federal structure or strengthens the federal structure of the country. पल्ले पड़ रहा है ऐसा तो नहीं ऊपर से पूरा बाउंसर ही बाउंसर जा रही है सारी. इंडिया के टेस्ट मैच वाला हाल तो नहीं है अपना. हाँ, शॉक्ड क्यों हो भाई? आर सो शॉक्ड. इसे पढ़ना ही है ये सब इतना ही डेप्थ में. गो लक्ष्मीकांत पढ़ो, खोलो जाके, लक्ष्मीकांत दिया होगा. लक्ष्मीकांत में नहीं भी जो दिया है वो भी इसलिए बताया क्योंकि ये मेंस में यूज करोगे ना. अगेन फेडरल बार बार समझो, बार बार फेडरल स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूँ मैं? फेडरल स्ट्रक्चर, ये फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर मेंस. तो उसमें ये सब गैदर करोगे तब कंटेंट बनेगा तुम्हारा. यू विल गैदर ऑल दिस छोटा बिट्स एंड पीसेस एंड देन यू विल यूज इन फेडरलिज्म. पता नहीं क्या आ जाए वहां.